हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से आप लोग के लिए जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। तो बच्चों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका था। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है। तो बच्चों कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न भागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, विष्णुगुप्त का ही नाम कौटिल्य है और चाणक्य भी है। ठीक है, तो यानी कि कौटिल्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन था आपके लिए, क्या है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। तो बच्चों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो यानी कि किसको किसको भेजा, यानी कि पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो बच्चों हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा थे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे, अशोक थे। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, डैश ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो बच्चों मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया था। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि अशोक, यानी ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो बच्चों अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। कलिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक युद्ध त्याग दिया। फिर बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है, ओडिशा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। तो बच्चों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेश को अपना लिया। यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, कलिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था। देखो बच्चों भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कब लड़ा था अशोक ने, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। यानी कि 261 बीसी में। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोकों के विजय का उल्लेख किया गया है। बच्चों अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वां। यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। देखो जो बिंदुसार का पुत्र अशोक था जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसका पुत्र था अशोक, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। कौन था, बिंदुसार। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके अगला क्वेश्चन रहा, क्या है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो बच्चों सम्राट अशोक 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण कर सके। कितने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, 14। यानी कि इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों ये आपके अगला क्वेश्चन था क्या है, अशोक महान डैश से संबंधित है, अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौर्य वंश से, यानी कि इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके अगला क्वेश्चन था, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बच्चों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनान को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ था, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो बच्चों कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए एक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था। बच्चों यूनानी साम्राज्य मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेख का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। बच्चों सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेख का रखरखाव करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता, यानी कि इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन था, किस राज्य की कहानी मुद्राक्ष नाटक का विषय है। तो बच्चों मुद्राक्ष संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखा दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। तो बच्चों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुंग। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है, शुंग। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो बच्चों हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन था, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो बच्चों सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांस की मुद्राओं का प्रचलन किया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम विकल्प देख लेते हैं, क्या सब विकल्प हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, सही है ये तो, यानी कि ये कथन सही है, तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। अब दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए क्या है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चौथा क्या है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, नहीं, ये गलत इसका कथन है, यानी कि यही इसका दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं, तो ये कथन गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। जीवक थे बुद्ध के निजी चिकित्सक, चरक नहीं थे। ठीक है, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन था आपके लिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। तो बच्चों कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किस वंश का, कुषाण वंश का, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, सतयुग आरंभ हुआ था। तो बच्चों सतयुग वर्ष 78 ईस्वी में शुरू हुआ। 1957 से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग की स्थापना राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि सतयुग का आरंभ कब हुआ था, सन 78 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या, डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों ये आपके अगला क्वेश्चन था। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। तो बच्चों कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है, कनिष्क। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ओडिशा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो बच्चों ओडिशा के उदयगिरी नामक की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है, खारवेल। ठीक है, चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो बच्चों बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथ है, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। तो बच्चों हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया, इसे उनके पुत्र पुलीन भट्ट ने पूरा किया। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। यानी कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, चीनी यात्री हैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? बच्चों चीनी यात्री हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। यानी कि हैनसोंग किस शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। आज का सवाल और जवाब यही खत्म होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम आप लोग के लिए जीके क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए। तो ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।